नालंदा ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहेली है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में इतिहास और रहस्य की तस्वीरें घूमने लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे महान यूनिवर्सिटी में से एक आखिर सदियों तक गुमनामी के अंधेरे में कैसे खो सकती है। ये वो सवाल है जो आज भी बड़े बड़े इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस सफर को 4 हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि ये ज्ञान का प्रकाश स्तंभ आखिर था क्या। फिर देखेंगे कि इस महान विश्वविद्यालय में जिंदगी कैसी थी। इसके बाद इसके अंत के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे इसकी विरासत ने दोबारा जन्म लिया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से और समझते हैं कि अपने गुम होने से पहले नालंदा असल में था क्या। देखिए, नालंदा को सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज समझना बहुत बड़ी गलती होगी। ये एक महाविहार था, मतलब एक ज्ञान का पूरा शहर। सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां हजारों लोग एक साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जिंदगी के बड़े सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। इसकी नींव रखी गई थी करीब 5वीं सदी में गुप्त साम्राज्य के दौर में। एक ऐसा समय था जब भारत में ज्ञान को ही सबसे बड़ी दौलत माना जाता था। अब जरा कल्पना की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब नालंदा अपनी पूरी शानो शौकत पर था। नालंदा सिर्फ भारत का नहीं था, बल्कि ये तो पूरी दुनिया का था। एक ऐसा इंटरनेशनल हब जहां चीन, तिब्बत, कोरिया, यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया से भी विद्वान और छात्र खींचे चले आते थे। एक ऐसी जगह की कल्पना कीजिए जहां अलग अलग देशों के अलग अलग भाषाओं के लोग एक साथ बैठकर ज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, कह सकते हैं कि ये उस जमाने का सबसे बड़ा ग्लोबल थिंक टैंक था। और यहाँ कितने लोग थे? हजारों छात्र और सैकड़ों शिक्षक। कुछ रिकॉर्ड्स तो कहते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ एक साथ रहते थे। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, मतलब ये वाकई एक पूरा शहर था। एक ऐसा शहर जिसकी हर गली, हर इमारत और शायद हवा में भी सिर्फ एक ही चीज थी, ज्ञान की खोज। और ऐसा नहीं था कि यहाँ सिर्फ धर्म या ग्रंथों की ही पढ़ाई होती थी, बिल्कुल नहीं। नालंदा का सिलेबस तो अपने समय से कहीं बहुत आगे था। फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर तो थे ही, साथ में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि मेडिसिन और नेचुरल साइंसेस भी पढ़ाए जाते थे। मतलब ज्ञान का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो यहाँ न हो। इससे पता चलता है कि उस दौर में नॉलेज को कितने बड़े और खुले नजरिए से देखा जाता था। नालंदा का जो असर था वो उसकी 4 दीवारी तक ही सीमित नहीं था। इसका असली पावर सेंटर था यहाँ का पुस्तकालय। इसका नाम था धर्मगंज। ये सिर्फ किताबों से भरी एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये ज्ञान का एक ऐसा महासागर था जहाँ से ज्ञान की नदियाँ निकलकर पूरे सेंट्रल और ईस्ट एशिया में फैलती थीं। यहीं पर हाथ से लिखी किताबों की नकलें तैयार होती थीं जो दूर दूर तक ज्ञान की रोशनी पहुँचाती थी। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदलने लगा। ज्ञान का इतना बड़ा सूरज आखिर अंधेरे में कैसे डूब गया? और यहीं से ये कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। देखिए, इसका अंत एकदम से एक दिन में नहीं हो गया। इसकी जड़ें पहले से ही जमने लगी थी। जब पाल वंश जैसे शाही संरक्षक कमजोर पड़ने लगे तो नालंदा को मिलने वाली मदद भी कम हो गई। राजनीतिक उथल-पुथल और आर्थिक संकट, इन सब ने मिलकर नालंदा की मजबूत नींव को अंदर ही अंदर खोखला करना शुरू कर दिया था। तो फिर वो आखिरी धक्का क्या था? वो कौन सी वजह थी जिसने इसे पूरी तरह खत्म कर दिया? सच तो ये है कि इस पर आज भी इतिहासकारों में बहस होती है। इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। ये इतिहास की उन बड़ी पहेलियों में से है जिसके लिए हमारे पास 2 मेन थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है कि इसका अंत बहुत हिंसक और अचानक हुआ। माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में बख्तियार खिलजी जैसे आक्रमणकारियों ने इस पर हमला किया और इसे जलाकर राख कर दिया। और जब खुदाई हुई तो वहां मिली राख की मोटी परतें और टूटे फूटे खंडहर इस कहानी को वजन देते हैं। वहीं दूसरी थ्योरी ये है कि इसका पतन धीरे धीरे हुआ। कोई एक हमला नहीं, बल्कि कई वजह थी। राजाओं से मिलने वाला पैसा बंद हो गया, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और धीरे धीरे दूसरे एजुकेशन सेंटर ज्यादा जरूरी हो गए। हो सकता है कि असलियत इन दोनों ही कहानियों का एक मिला जुला दर्दनाक सच हो। लेकिन सदियों के अंधेरे के बाद नालंदा की कहानी खत्म नहीं हुई थी। नहीं, ये तो बस एक लंबा पॉज था।
इसकी विरासत दोबारा जन्म लेने वाली थी। ये जो टाइमलाइन है, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं है, ये तो एक पूरी सभ्यता के उतार चढ़ाव की कहानी है। लगभग 1500 साल का लंबा सफर, एक शानदार शुरुआत से लेकर अपने सुनहरे दौर की ऊंचाइयों तक, फिर पतन और गुमनामी के अंधेरे में खो जाना, और आखिर में 20वीं और 21वीं सदी में राख से दोबारा जी उठना। फिर आई 20वीं सदी। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब जमीन की खुदाई शुरू की तो जो कुछ बाहर निकला उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जमीन के नीचे से एक पूरा का पूरा शहर निकल आया। मठ, मंदिर, क्लासरूम, सब कुछ एक बेहतरीन प्लानिंग के साथ बना हुआ। सदियों से जो सिर्फ कहानियों में सुना था, वो अब आंखों के सामने हकीकत बन चुका था। और फिर आया साल 2016। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था जब यूनेस्को ने नालंदा के इन खंडहरों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। ये एक तरह से पूरी दुनिया की तरफ से इस बात पर मोहर थी कि हाँ, ये जगह वाकई में अनमोल है। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। आज उन्हीं प्राचीन खंडहरों के ठीक पास एक नई मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी खड़ी है। ये एक कोशिश है उसी पुरानी विरासत को फिर से जिंदा करने की, एक बार फिर इसे रिसर्च और एजुकेशन का एक ऐसा इंटरनेशनल सेंटर बनाने की जैसा ये कभी हुआ करता था। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, नालंदा की ये पूरी कहानी, इसका बनना, बिगड़ना और फिर से खड़ा होना हमें आज की दुनिया में ज्ञान को बचाने के बारे में क्या सिखाता है? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान जिसे हम इतना स्थायी समझते हैं, वो असल में कितना नाजुक हो सकता है और उसकी हिफाजत करना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।